Good evening, everyone. The attendance is very low every day. Day by day, it is decreasing. I don't know what's going on. Nowadays, I think the most in the schools and colleges, the vacation has started. Then it should improve. और ये तो उल्टा ही हो रहा है भाई. And they are going for vacation. Okay, they are chilling out, and we are here like just to finish the syllabus. We are, doing this one, and students are like enjoying. Fine, मैं भी जा रही हूँ. बहुत हो गया. ओके एनीवे जो लोग यहाँ पे वो पढ़ने लगता है वो बाद में आराम से पढ़ते रहेंगे फिर वीडियोस देख देख के है ना. कैन यू सी द स्क्रीन? Yes, ma'am. Okay, let me open your section. Yeah, yesterday we are done with the Gaussian integral formula. Actually we have derived that. Okay, so now today lecture, what I'm planning today, that I should tell you some of the methods how to find the solution of the equation. If the partial differential equations are given to you, so there is a type that is called homogeneous partial differential equation with constant coefficient. We must have seen that whenever we have the constant coefficients, it become easy for us to convert into the canonical form. Actually जब हम canonical form में convert करते हैं, then also we can हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, उसका solution find कर सकते हैं after that as well. But there is another method as well. I think, give me a moment. Only few 2-3 things were remaining. कल के उसमें वैसे तो हो गया था. हाँ, एक maximum principle and minimum principle है. You must have studied this before as well. वो harmonic functions पे ही है. Let me take this. उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं वही homogeneous का. ये जो आज मैं टॉपिक लेने वाले, this is important for your that purpose as well. मतलब कैसा थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक, क्योंकि ये सब जो थियरम्स वगैरह हैं वो सब आता नहीं है उसमें. ठीक है, मतलब जैसे आप नेट सेट करोगे या फिर गेट वगैरह का प्रिपरेशन करोगे, तो इन दैट द थियरम्स, द पोइसन इंटीग्रल इज नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड, बट डेफिनेटली व्हाट इज द डिफ्यूजन इक्वेशन, हीट वेव, एंड हाउ टू सॉल्व देम, हाउ टू सॉल्व like the classification of partial differential equation, these all type of questions arises. So जो आपका लॉन्ग टर्म के लिए भी important है, you should focus on that more, है ना. बाकी अभी के लिए तो खैर सभी पढ़ना है. So now see, there was a maximum principle and minimum principle. उसका सिर्फ statement आप लोगों को दिया हुआ है, so you can just go through this. You like MCQ में आपका मतलब ये conditions आप ध्यान में रखना कि कौन से रीजन में है और मतलब बाउंड्री उसका क्या है, मतलब एवरीथिंग शुड बी क्लियरली, इट इज क्लियरली मेंशन. तो यू शुड जस्ट कीप इन योर माइंड कि क्या दिया हुआ है. ठीक है, तो ये है मैक्सिमम प्रिंसिपल. आफ्टर क्वेश्चन इंटीग्रल फॉर्मूला देयर इज टू टाइप ऑफ प्रिंसिपल, दैट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम. सो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्या बोलता है, जस्ट राइट इट डाउन. कल हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था दैट दिस इज आवर सम इंटीरियर को हम डी बोल रहे हैं और उसकी बाउंड्री को डी करली डी या फिर डेबा डी बोल रहे हैं, राइट. सो अगर इस पूरे रीजन को मुझे लेना है तो इट विल बी कॉल्ड डी प्लस डेबा डी या फिर डी प्लस करली डी, वट एवर यू से. सो इसको ही हम क्या बोलेंगे, ये थोड़ा बहुत हमने कल पढ़ा था. ठीक है, तो नाउ अभी मैक्सिमम प्रिंसिपल क्या बोलते हैं. सो सपोज देखो व्हाट इट इज सेइंग. सपोज यू एक्स कॉमा वाई, ऑब्वियसली जो फंक्शन जो हमें फाइंड करना था दैट इज यू एक्स कॉमा वाई बी हार्मोनिक, वो हार्मोनिक है इन अ बाउंडेड डोमेन जो लेप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, हार्मोनिक बोलेंगे. ठीक है, ये आपने कॉम्प्लेक्स में पढ़ा होगा. बाउंडेड डोमेन डी में एंड कंटिन्यूअस इन डी बार. अब ये डी बार क्या रिप्रेजेंट करता है, एक तो इंटीरियर भी लेगा एंड एज वेल एज बाउंड्री भी लेगा, तो डी प्लस डेबा डी या फिर करली डी, तो दैट इज डी बार. ठीक है, तो वो क्या है, हार्मोनिक है उसके इंटीरियर में एंड उस पूरे रीजन में अलोंग विद द बाउंड्री वो क्या है आप लोगों का कंटिन्यूअस है. देन व्हाट हैपेंस,
then u x comma y attains its maximum on the boundary. ये कॉम्प्लेक्स में भी होता है ये वाला, मे बी आपने पढ़ा भी रहेगा. attain the maximum on its boundary. और बाउंड्री को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग? on its boundary, बाउंड्री है डेबा डी या फिर करली डी, ठीक है, तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन. तो आर यू क्लियर? मैक्सिमम प्रिंसिपल, इट इज क्वाइट सिंपल. अगर आपके पास कोई रीजन है, उसका इंटीरियर डी और उसकी बाउंड्री को हम डेबा डी से डिनोट कर रहे हैं, सो इफ द फंक्शन इज हार्मोनिक इन डी एंड इट इज कंटिन्यूअस इन दिस होल रीजन, देन द यू एक्स वाई, मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू अकर करेगी वो बाउंड्री पे ही करेगी. सपोज आपने अंदर एक पॉइंट ले लिया P और इसकी बाउंड्री पे ये P1 ले लिया और बाउंड्री पे P2 ले लिया, तो जो आपका UP1 आएगा एंड UP2, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? UP2 होगी, मतलब बाउंड्री पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या करेगी? ऑकर करेगी, ठीक है. सिमिलरली मिनिमम इसका ऑपोजिट हो जाएगा, मिनिमम प्रिंसिपल. So minimum principle says, suppose वही it is harmonic, x हो क्या है? is harmonic in bounded domain D and continuous in कहाँ पे? D bar पे, which includes this whole region along with the boundary. Then जो U है x, y attains its minimum on the boundary. वो भी क्या करता है? attain its minimum on the boundary. तो minimum मतलब in short what you can say, इसकी बाउंड्री पे अटेंड करता है. तो इन शॉर्ट व्हाट यू कैन से, इफ यू इज एनी हार्मोनिक फंक्शन व्हिच इज बाउंडेड इन डोमेन डी एंड कंटिन्यूअस इन दैट होल रीजन, तो इट विल अटेन इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम बोथ वैल्यू एट द boundary only. That's it. So you may have you may consider that which kind of question will arise in MCQ. So definitely you will have kind of this will attain the maximum value on D या फिर on D bar, on फिर आउटसाइड ऑफ दैट डोमेन या फिर दिस रीजन या फिर कहाँ पे ऑन द बाउंड्री. तो ऐसे करके आप लोगों को जो बेसिक है, मतलब जो मेन पॉइंट है, यू शुड रिमेंबर दैट. so the minimum maximum both value are going to occur on its boundary only. So that's it. So this was the minimum and maximum principle. Portion integral formula हो गया, maximum principle हो गया, minimum. So today I'm going to take one that one which I was talking about, जैसे कि होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट. हम लोगों ने अभी तक जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े वो क्या थे? दो टाइप के थे. जैसे कि हम लोग कोई भी f ऑफ x y z p q है ना. यहाँ पे अभी आपका क्या होगा? p q भी रहता है, तो ये सारे फंक्शंस में you may have RST also, ठीक है. इस वाले में सेकंड ऑर्डर में आपको क्या मिलता है? RST भी मिलता है. So now we are talking about homogeneous linear partial differential equation with constant coefficient. So how we will call it? Homogeneous linear PDE with linear PDE का मतलब है अगर मैं UXX ले रही हूँ तो उसका स्क्वायर नहीं होना चाहिए. मतलब वो क्या होना चाहिए? अपने फर्स्ट उसका जो डिग्री है दैट शुड बी 1 ओनली, ठीक है. with constant coefficient, partial differential equation with constant coefficient, ठीक है. तो ये है आपका homogeneous linear partial differential equation with constant coefficient. तो constant coefficient का मतलब है जैसे कि when all derivatives are same order, जैसे हम लोग RST, तो इन शॉर्ट ये जो हमें होने वाला है ना, दैट विल बी ओनली इन टर्म्स ऑफ RST, नॉट इन टर्म्स ऑफ P and Q. क्यों? क्योंकि जो P and Q का जो डिफरेंशिएशन का मतलब जो ऑर्डर है दैट इज 1 ओनली ना.
डेबा z अपॉन डेबा u सॉरी x और डेबा z अपॉन डेबा y, ये क्या होता है? सिंगल सिंगल डिग्री का पार्शियल डेरिवेटिव है. सो p और q का जो डिग्री है मतलब इट नॉट सेम एज RST, तो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू टेक ओनली सेम ऑर्डर. तो उसके लिए उसको क्या बोलते हैं? होमोजीनियस. होमोजीनियस क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑल डेरिवेटिव्स आर ऑफ सेम ऑर्डर. आर ऑफ सेम ऑर्डर. ठीक है. तो इसमें कभी कभी फर्स्ट वन भी कवर हो जाएगा, सेकंड तो होगा ही होगा. मतलब अगर सिर्फ एक ही डिग्री है, मतलब 1 है डिग्री, तो देन ऑल्सो सेम है लेकिन सिर्फ पी और क्यू के फॉर्म में है, तो देन दे कैन ऑल्सो बी कवर्ड इन दिस वन, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं सेम डिग्री. इट इज नॉट मेंशन कि द डिग्री शुड बी 2 और 3. ठीक है. तो इसमें आपका पहला चैप्टर के भी सम्स कुछ कवर हो जाएंगे अगर मिला तो. ठीक है. सो नाउ व्हाट यू आर हैविंग, यू आर हैविंग एन इक्वेशन. अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलूं, आपको ये पता होता है d इक्वल टू, हम लोग क्या करते हैं, इसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ d से, तो एंड इट इज कॉल्ड डेबा अपॉन डेबा x. ओके. एंड द अदर वन इज कॉल्ड d, अगर मैं d डैश करूं, दूसरे वाले को d डैश से रिप्रेजेंट करूं, इट इज कॉल्ड डेबा अपॉन डेबा y. तो ये इसका नोटेशन है. मतलब बेसिकली अगर मैं यहाँ पे विदाउट एनी वेरिएबल में लिख रही हूँ तो इसको d और d डैश से करती हूँ. अदरवाइज अगर मैं डेबा z अपॉन डेबा x कर रही हूँ तो मैं इसको p लिखूंगी, और डेबा z अपॉन डेबा y कर रही हूँ तो इसको q लिखूंगी, एंड सो ऑन. बट अगर सिर्फ ये लिख रही हूँ डेबा अपॉन इतना, तो उसका जो डेरिवेटिव के केस में नोटेशन है दैट इज d एंड d डैश. d होगा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और d डैश होगा y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन. ठीक है. तो इट इज कॉल्ड. तो अगर सपोज कोई इक्वेशन है, अभी मैं सारे कांस्टेंट ले रही हूँ, a0 d रेज टू n प्लस a1 d रेज टू n माइनस 1 n प्लस, मतलब मैं एक जनरल इक्वेशन ले रही हूँ. ठीक है. n प्लस लास्ट वन विल बी a एंड d रेज टू कितना हो जाएगा n, और बाहर से क्या है, अब मैंने बाहर से एक वेरिएबल है दैट इज z इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ x, y. राइट हैंड साइड में सपोज y, x और y का कोई टर्म है. ठीक है. सो दिस यू कैन राइट, जो ये a1 a2 है, a0 a1, ये सब क्या है, कांस्टेंट है. दीज आर कांस्टेंट, दीज मस्ट बी सम नंबर्स. ओके. तो क्या हो जाएगा, तो इसको अगर मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिखना चाहूँ, इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट आई कैन राइट, इट इज नथिंग बट अ फंक्शन ऑफ d कॉमा d डैश है, इसी का फंक्शन है, एंड दिस इज z. ये कैपिटल F मैंने यूज किया उसके लिए, और राइट हैंड साइड में क्या है, f ऑफ x कॉमा y. लेट्स कॉल इट इक्वेशन नंबर 1. दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन. ठीक है. अब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. जो भी इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी पढ़े होंगे, ऐसे कुछ ना, डी स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 4dy बाई dx प्लस प्लस क्या हो सकता है, y इक्वल टू 0, ऐसा कुछ पढ़ा था. फिर उसको हम क्या लिखते हैं, y डबल डैश प्लस 4y डैश प्लस y इक्वल टू 0. फिर उसको m से रिप्लेस कर देते हैं, m प्लस 4. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पढ़ा होगा ना पहले कभी, ये ग्रेजुएशन में होता है मुझे लगता है, ऑर्डिनरी, या फिर एमएससी के पार्ट 1 में तो नहीं था, ऑर्डिनरी था आपको. भाई तुम लोग सो गए हो क्या? Nobody is replying. What is this? Ma'am, it was there in the ordinary. है ना? Yes. ग्रेजुएशन में था कि पार्ट 1 में, मतलब सेम 1 में था? Yes, same one, in same one it was. Okay, okay. Then you must be like, it must be a little fresh ना? तो ठीक है. तो तभी तो फिर इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं. तो you know ना this one. Okay. So now what happens? Complementary function जो इक्वेशन नंबर 1 का है, उसी को हम क्या बोलेंगे, जनरल सोल्यूशन बोलेंगे. तो जनरल सोल्यूशन क्या होगा आपका, जनरल सोल्यूशन इक्वल टू जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, फंक्शन ऑफ 1. अब हमें यही देखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड कैसे करना है. ठीक है. तो अभी जनरल सॉल्यूशन तो पता चल गया कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है. तो नाउ हाउ टू फाइंड दिस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. सो अगर मैं ले रही हूँ इफ मतलब मैं ले रही हूँ होमोजीनियस इक्वेशन या फिर होमोजीनियस पीडी ऑफ ऑर्डर 2. अभी देखो मैं सिर्फ ऑर्डर 2 की ले रही हूँ, मतलब सभी का सेम ही ऑर्डर रहेगा ऐसे. तो मैं अभी क्या होगा, व्हाट आई एम टेकिंग इज, it can be extended to 3 4 5 anything, but right now since we are studying second order partial derivative, that's why I'm taking a general
like equation of order 2 only, but it can be reduced to 1 as well as 3, 4, however you require, like whatever you require, up to which term you require, so you can do that way. तो क्या हो जाएगा, होमोजेनियस इक्वेशन में क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ऑर्डर 2 अगर मैं लूंगी, सपोज आई एम राइटिंग दिस ए डी स्क्वायर प्लस बी डी डी डैश प्लस सी डी डैश स्क्वायर इक्वल टू 0, वेयर डी स्क्वायर, यहाँ पे कोई वैल्यू भी होगा ना, y हो सकता है या x जो भी है, z होगा यहाँ पे, तो दिस इज इनटू z इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये मैं ले रही हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन आई एम टेकिंग, लेट कॉल इट 2। और यहाँ पे क्या है, हमारा RHS में कुछ भी नहीं है, RHS में नहीं है कोई भी वैल्यू हम लोग का। तो अगर RHS में कोई वैल्यू होती है तो फिर उसके लिए सॉल्व करने का अलग मेथड होता है, फिर कॉम्प्लीमेंट्री के साथ हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल भी फाइंड करना होता है, बट आई एम टेकिंग फॉर नाउ ओनली दिस वन इन विच आई एम गोइंग टू फॉर ओनली लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ तो हम क्या करते हैं, व्हाट इज द मेथड टू फाइंडिंग द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। मैं कंसिडर करूंगी लेट d इक्वल टू m और d डैश इक्वल टू 1, d को पुट कर दूंगी m और d डैश को 1 पुट कर दूंगी, मतलब अगर डेरिवेटिव है तो क्या हो जाएगा वो 1 के, मतलब d डैश वाला y वाला डेरिवेटिव को मैं 1 के बराबर पुट कर रही हूँ। सो दिस इक्वेशन विल रिड्यूस am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू, this equation number 2 will reduce this one, c equal to 0. Now I will solve this and I'll have some roots of this. So suppose I'm getting let m1 and m2 are roots of this, इसको बोलते हैं equation number 3, are roots of equation 3. तो equation 3 के roots है. Now you have some condition. First of all, if m1 and m2, दो conditions हो सकती है, अगर m1 और m2 दोनों same है या फिर m1 और m2 दोनों distinct हैं, दो conditions may arise है ना, तो क्या हो जाएगा, if m1 and m2 are distinct, पहले हम distinct की बात करेंगे, या फिर different अगर दोनों के दोनों, then आपका जो complementary function है CF, that is complementary function, that is that will be represented by z equal to phi1 y plus mx plus phi2 y minus mx. Is that clear? Oh, I'm so sorry, y minus नहीं बोलेंगे, m1 m2 लिया ना मैंने, तो m1 लूंगी यहाँ पे और यहाँ पे क्या लूंगी, प्लस m2 लूंगी, वो बाद में जो भी आएगा उसी हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। Are you clear with this? तो this is nothing but the general solution of whatever equation is given to you. इसी को हम क्या बोलेंगे, जनरल सोल्यूशन, क्योंकि हमने पढ़ा था इससे पहले, हमने सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़ा और कैसे उसको कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस करते हैं ये पढ़ा, बट ये कहीं पे भी नहीं पढ़ा कि हाउ टू सॉल्व देम दीज इक्वेशन। So now we can have this is the one way to solve those kind of equations. So this is that clear to all? कैसे करना है? So अभी मैं definitely example दूंगी उस पे। Second वाला अभी देखो, if both the roots are same, अगर दोनों रूट सेम है, that is m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू, सपोज वो m के बराबर है, तो उस केस में जो आपका CF है, या फिर यू कैन कॉल दैट जनरल सोल्यूशन, दैट विल बी phi 1 y प्लस mx प्लस, यहाँ पे क्या हो जाता है, x और मल्टीप्लाई में आ जाएगा, y प्लस क्या हो जाएगा mx। अगर सपोज ये 3 ऑर्डर का है तो फिर क्या करोगे, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और सेम आ रहे हैं तो एंड सो ऑन, मतलब whatever I am telling is for just order 2, but this can be extended up to 3, 4, how much you require, according to the requirement it can be extended। ठीक है, तो अगर सपोज 3 ऑर्डर का होता और तीनों के तीनों सेम होते रूट, तो नेक्स्ट मेरा टर्म आता, सिर्फ x नहीं आता, नाउ x स्क्वायर आता, उसके बाद x क्यूब आता, तो दिस वे आई विल आई कैन like expand this जितना भी मुझे चाहिए। ठीक है, तो these are the two main things you need to remember। अभी हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो you will better understand that। Are you done? Yes, ma'am. Okay, let's take some example. Example number 1. What I am given that ऐसे दिया, solve r equal to a square t. Now see what is given, इसको solve करना है।
अभी तक आपने जो भी पढ़ा था in that what were given, either convert this into the canonical form or identify this or find the characteristic equation, like that way you have studied, या फिर which type of roots it will have, है ना. So now you need to solve this. So how to solve this equation? What I am doing, I'm taking like writing this in the standard form. Standard form means what? अभी ये R की form है, तो R को हम क्या लिख सकते हैं? R is what? D square Z upon deba square Z upon deba X square equal to A square deba square Z upon deba Y square, isn't it? So this can be written as deba square Z upon deba X square minus A square deba square Z upon deba Y square, and this is equal to 0. है ना, ये हो गया. उसके बाद क्या है? This is equal to, here it is, D. इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी डैश स्क्वायर, और जेड को मैंने कॉमन ले लिया. दिस इज इक्वल टू 0. हाउ? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस कर्ली स्क्वायर अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर माइनस इट इज नोन एज डी. डी मतलब इसका सिंगल वाला, तो डबल स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर डी स्क्वायर कर देंगे उसको, माइनस इट विल बी कर्ली अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर जेड. इसको ऐसे लिख सकती हूँ मैं, जेड मैंने कॉमन ले लिया. नाउ दिस इज डी, तो ये डी स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो जाएगा? d डैश स्क्वायर. नाउ व्हाट वी डू, वी रिप्लेस दिस. अगर मुझे ऑक्सिलरी इक्वेशन एक्चुअली उसको बोलते हैं, जो मैं रिप्लेस करती हूँ उसको. सो क्या हो जाएगा? m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि ये d डैश को हमने 1 पुट किया था, मतलब वो मैं एक उसका वर्किंग रूल है या फिर वर्किंग मेथड जो भी होता है. सो दैट इज दैट वी हैव टू पुट d डैश इक्वल टू 1. सो दिस वुड इम्प्लाई इक्वल टू प्लस माइनस a हो जाएगा ना. m इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस a. तो मिला एक प्लस a और माइनस a. तो जो जनरल सोल्यूशन होगा वही मेरा क्या होगा? CF ही मेरा जनरल सोल्यूशन होगा. तो CF मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. एंड व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन? Z इक्वल टू phi 1 y प्लस ax प्लस phi 2 क्या हो जाएगा? y माइनस ax. दो अलग अलग रूट है ना, m1 m2, तो हम ऐसे लिख देंगे. ओ मैंने m ही लिख दिया उसको. तो एक मेरे पास क्या आया है? a, और एक माइनस a आया है, तो एक बार मैं माइनस a लिखूंगी, एक बार प्लस a. तो ये आ गया मेरा जनरल सोल्यूशन. क्लियर एवरीवन? So these are quite simple sums. So you can easily do this and you can solve and find the general solution. Okay, done ना? मैम x phi 2 होगा ना कि phi 2 होगा? Pi 2 कौन सा बोल रहे हो? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है ना मैम, x हाँ. phi 2 इधर. Complement z equal to phi 1 y x plus phi x 2. Phi 2 ही लिखा है मैंने. उसमें आपने पहले उसने जो लिखा था इक्वल रहेंगे तो x phi 2 रहेगा ना, आपने उसमें लिखा था. ओके ओके, यहाँ पे नहीं लिखा है ये ना. हाँ हाँ हाँ, ये phi 2 है, वो मैंने नहीं लिखा. ठीक है. ओके चलो, नेक्स्ट इज now what I'm taking is another example, a kind of मतलब सेम टाइप. देखते हैं कैसा है. इसने सीधे दे दिया डी की, इसमें तो इसमें अच्छा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग सीधे सॉल्व कर सकते हैं. ए डी डी डैश प्लस 2a स्क्वायर डी डैश स्क्वायर z इक्वल टू 0. अगर मैं आपको इसको RST के टर्म्स में दिखाऊं, क्योंकि अभी तक हम RST के टर्म में पढ़ रहे हैं, तो ये होगा r स्क्वायर माइनस 3as प्लस 2a स्क्वायर t इक्वल टू 0, है ना. ये दोनों इक्वेशन सेम है. ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें अभी तक हम पढ़ रहे थे RST के फॉर्म में, और ये उसने d और d डैश के फॉर्म में लिखा. बट हमें क्या करना है? सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करनी है. सो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी? d को मैं रिप्लेस कर दूंगी m से, और d डैश को रिप्लेस कर दूंगी 1 से. तो व्हाट आई विल गेट? तो दिस वन इक्वेशन 1 वुड इम्प्लाई, व्हाट इट विल इम्प्लाई? m स्क्वायर माइनस 3am प्लस 2o. हाँ हाँ ठीक है, 2a स्क्वायर इक्वल टू 0. इज दैट क्लियर और नॉट?
ठीक है, तो अभी ये क्या मिल गई मुझे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ m। अभी यहाँ पे m हमारा मेन वेरिएबल है, तो उसके टर्म्स में मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके ही कर पाएंगे मुझे लगता है। तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 2am प्लस am प्लस 2a स्क्वायर इक्वल टू 0, यही होगा ना। ऐसे ही मुझे मिलेगा ये फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन। सो आई गेस अगर मैं यहाँ से m कॉमन लेती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, m, मैम माइनस ए। हाँ इट इज माइनस एम, ठीक है। और यहाँ से अगर माइनस ए मैंने कॉमन लिया तो मुझे m माइनस क्या मिलेगा, 2a इक्वल टू 0। सो ऑल टुगेदर व्हाट आई हैव, m माइनस 2a, m minus a equal to 0. So you have the roots m equal to 2a and a. Two roots are there. तो complementary function या फिर z equal to क्या हो जाएगा, phi 1 y plus ax plus phi 2 y plus 2ax, and which is my required general solution. Which is my, क्यों लिखना है, सबका ही है ना, मेरा ही थोड़ा है। Required general solution, ठीक है, here it is, that's it. Are you done? Chalo, next is, now I'm giving you one question, just do this. You can easily do. Ultimately हमें बस कुछ फैक्टर करना होता है, that's it, बाकी कुछ है नहीं, इसमें easy रहता है, बट ये आता है, काफी पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। 2r प्लस 5s प्लस 2t इक्वल टू 0। जो हमने ये लिखा था ना, दैट हमें डी स्क्वायर को, सॉरी डी को 1 पुट करना है ना, और क्या, और डी एम, सॉरी, और डी डैश को क्या पुट करना है, वो ध्यान में रखना। डी डैश को, इसको एम करेंगे और इसको 1 करेंगे, तो आप पहले इसको उस फॉर्म में लिख लो, डी के फॉर्म में, ठीक है, ये एम हो जाएगा और डी डैश आपका 1 हो जाएगा, बट अब ये आर एस टी के फॉर्म में लिखा है, बट यू रिक्वायर दिस इन टर्म्स ऑफ डी एंड डी डैश। तो व्हाट यू विल राइट, 2d square, isn't it, plus 5d dash plus 2d dash square, एंड ये z के टर्म्स में ही होता है, मतलब यहाँ पे ना z, ये मतलब z बाहर ले लेते हैं ना हम लोग, तो इसके लिए z को लिखना भूलना मत, ओके, क्योंकि सम जो ये d है दैट इज ओनली द डेरिवेटिव, ऑपरेटर है वो, सिर्फ डेरिवेटिव डेरिवेट करता है, तो किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, मतलब सॉरी किसको डेरिवेट कर रहा है, z को, ठीक है, किसको डिफरेंशिएट करा है, दैट इज z को डिफरेंशिएट करा है, तो दैट शुड बी देयर, तो सम वेरिएबल शुड बी देयर आउटसाइड ऑफ दिस, क्योंकि जो r है, r ऑटोमेटिकली इज, या तो ये u होगा या फिर z जो भी है, r इज डेबा स्क्वायर u अपॉन डेबा x स्क्वायर, और you can say डेबा स्क्वायर z upon डेबा x स्क्वायर, r automatically takes that variable, that differentiation, but this d does not take, it is only on an operator, d square upon d x square, this much only। तो यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है वो नहीं दिखते हैं, तो इसके लिए आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे हमने कुछ लिखा नहीं है आगे z वगैरह, बट यहाँ पे हम z लिख रहे हैं, बिकॉज ये d d डैश सब आपके ऑपरेटर्स हैं, जो डिफरेंशिएशन ऑपरेटर्स, दैट्स व्हाई वी नीड टू राइट z over there. Now you can solve and let me know what is the answer.
So what you have got? Ma'am, roots are -½ and -2. Roots are -½ and -2. Okay. So that way only you will get according to that. Okay, fine. Let me just do this. आपका जो auxiliary equation है, auxiliary equation मतलब when you will replace d by m and d dash by 1, you will get 2m square plus 5m plus 2 equal to 0. 2 to the 4. तो मतलब 5 को ऐसे split करो कि 4 के factors such that you will get 5. 4 into 1. So 2m square plus 4m plus m plus 2 equal to 0. So ये हो जाएगा 2m अगर मैं कॉमन लूंगी तो m plus 2 plus 1 अगर मैं कॉमन लूंगी तो m plus 2 equal to 0. Okay. So this will give you 2m plus 1 m plus 2 equal to 0. So this implies m का वैल्यू है -½ -2. So now see, जो आपका CF होगा that will be z equal to phi1 y minus half x plus phi2 y minus 2x. तो कभी कभी आपके जब मल्टीपल चॉइस आंसर्स होते हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के मल्टीपल आंसर्स वाले भी क्वेश्चंस आपके आते हैं, एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं, तो उसमें क्या कर देता है ना, कंफ्यूज करने के लिए वो क्या बोलेगा कि दिस इज द इक्वेशन एंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज द फॉलोइंग. तो आप लोगों को ये मिलेगा तो आप सीधे टिक करोगे एंड यू विल थिंक दिस इज द ओनली आंसर. बट दिस कैन बी ऑल्सो एन आंसर. phi1 2y minus x plus phi2 y minus 2x. This can be also your answer. Is that clear? इसमें क्या हुआ, 2y के साथ मल्टीप्लीकेशन में चला गया. तो दिस कैन ऑल्सो बी आंसर. तो कीप इन माइंड जब भी आपको ऐसे रैशनल कुछ फ्रैक्शंस मिलते हैं, मतलब ऐसे रैशनल नंबर्स या फ्रैक्शंस मिलते हैं, तो यू कैन एडजस्ट द टर्म्स आल्सो एंड दैट विल आल्सो बी योर आंसर. दैट कैन आल्सो बी. तो इट इज योर चॉइस कि कौन सा लिख रहे हो. बट कभी कभी आपको देखना है कि दोनों के दोनों है या नहीं, तो फिर उस केस में आपको दोनों पर टिक करना पड़ता है. Okay, so I hope it is clear to all. So now it's for you. Yes, ma'am. Okay, nice. Question is 25R minus 40S plus 16T equal to 0. Here it is. So first convert this in type of D and D dash and then solve. Then it will be easy. Oh, इसमें मुझे लगता है same type मिल रहा है. चलो इसको साथ में ही सॉल्व कर लेते हैं. It is nothing but 25d square minus 4 40 है ना. Okay, 40d d dash plus 16 d dash square equal to 0. So it will give you, अगर आपका auxiliary equation इसका find करना है, so what you will have 25 m square minus 40m plus 16 equal to 0. ये आएगा. ओ मैंने यहाँ पे ना फिर से मैंने भी वही मिस्टेक किया, बाहर से मुझे z लिखना चाहिए था. ठीक है, ये हो गया. So now auxiliary equation is this one. So how to solve this? I need to, this can be written as phi m, sorry, minus 4 का whole square. Can you see this? I think यही हो सकता है, क्योंकि देखो ये आएगा phi m a minus b का whole square मतलब phi m का square, that is 25m square minus 2ab, 2 into 4 into 5, 2 5s are 10, 4s are 40m और प्लस b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर तो आ जाएगा 16. तो ये इसका होल स्क्वायर है. सो इट मींस व्हाट यू आर हैविंग m इक्वल टू यू आर हैविंग 4/5 4/5. दो सेम रूट आपको मिले. एज वी हैव स्टडीड, अगर हमारे पास सेम रूट होते हैं, सो व्हाट वी राइट CF complementary function z equal to phi1 y plus x mx. तो ये क्या हो जाएगा 4/5 क्या हो जाएगा x प्लस, सिंस आपका दूसरा भी वही आने वाला है 4/5 x ही आने वाला है, तो यहाँ पे एक x से आप मल्टीप्लाई कर दो. दैट इज द मेन वर्किंग रूल एंड द फॉर्मूला, या फिर प्रोसेस उसका कैसे फाइंड करना है. तो हियर इट इज. तो आप लोग क्या करोगे, z इक्वल टू, अगेन आई एम टेलिंग यू, इसका दूसरा जो वैल्यू है वो क्या हो सकता है, phi1 5y plus 4x plus
ऐसे भी आप लिख सकते हो उसको, x into phi 2 phi y plus 4x. Is that clear? Done ना? That was actually two second order. अभी तक हम second ही ले रहे हैं. एक मुझे आप लोग करके बताओ, then हम आगे solve करेंगे. Next question, what you can write? Four d square plus 12d dash plus 9d dash square of z equal to 0. Tell me the final answer of this one. You can write here or, huh? Either this or that you can. Ma'am, both the roots are -3/2. -3/2. Okay. So m you must have got -3/2. Both are same. So your final complementary function, या फिर you can say that your general solution will be the complementary function itself. So that will be z phi 1 y minus 3/2x plus phi 2. Sorry, x भी होगा ना क्योंकि दोनों सेम है, तो you will multiply the second term by x as well. तो ये हो जाएगा x phi 2 y minus कितना 3/2x. ओके, तो ये जाएगा phi 1 2y minus 3x also it can be written, okay, as I told you, and x phi 2 2y minus 3x. Here it is. That's it. So this way you can solve, like you can find the general solution by using auxiliary equation and having the factors. तो since हम लोग पढ़ ही रहे हैं सेकेंड ऑर्डर का, तो एक दो में मतलब कुछ क्वेश्चंस में मोर देन 2 ऑर्डर वाले भी बता देती हूँ, because that is, although the unit name is second order partial derivatives, but anyway we can do, right? तो next जो question है that is something like b cube minus 4d square d dash plus 4d d dash square z equal to 0. तो इसमें क्या होगा बताओ, what we can do in this question. What if अगर आपको कभी ज्यादा मतलब 2 से ज्यादा डिग्री का मतलब ऑर्डर के ये आ गए डिफरेंशिएशंस आ गए, तो what you will do? You will first find the auxiliary equation itself, which will be for this m cube minus 4m square plus 4m z equal to 0. Okay, इसमें z वगैरह की जरूरत नहीं है, सीधे this is equal to 0. So what I can do, I can take m common and I can write this, है ना, ऐसे लिख सकते हैं. So this is nothing but m minus 2 का whole square दिख रहा है मुझे तो ये, ठीक है. So this will give me m equal to 0 2 2. These are the roots. So you are having 3 different roots, like one is 0, 3 roots in which 2 are same and 1 is different. So can somebody tell me what will be the general solution of this one, guys?
चादर लो ना थोड़े। चलो what will be the general like general solution बोलो या फिर CF बोलो. General solution is given by CF only, so whatever you say. तो Z इक्वल टू क्या होगा बताओ. क्विक. पहले में क्या है, phi 1 y नॉर्मल है ना, जैसे दिया है वैसे ही करेंगे. ये आएगा है ना 0 into x प्लस phi 2 क्या आएगा y प्लस 2x आएगा प्लस phi 3, क्योंकि phi 2 और phi 3 में मतलब ये 2 दिस 2 इज अरे multiplied by x. हाँ this 2 is repeating my throat job. हाँ, it is repeating 2 times. So second and third term will will apply the same process. So for the third function, it will get multiplied with x. So ये क्या हो जाएगा, this one only. So eventually what you will have phi 1 into y only, मतलब phi 1 of y, and then phi 2 of y plus 2x. And यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाकी तो सेम रहेगा. 2x, here it is. ठीक है, तो ये हो गया. Are you done with this? Like understood how to solve? I'm taking few questions of order more than 2. Now the next is ये तुम सॉल्व करके बताओ जरा. d raised to 4 मतलब अभी ऑर्डर 4 है उसका, ध्यान से देखना. d raised to 4 minus 2d cube d dash plus 2d d dash cube minus d dash raised to 4 equal to 0. तो क्या होगा बताओ. इसमें इवेंचुअली यू आर गोइंग टू गेट सम इक्वेशन जो कि आपका आंसर देगी, और उसको सॉल्व करके यू विल हैव सम रूट्स. द डिग्री लाइक वट एवर ऑर्डर इज दैट डिफरेंशियल इक्वेशन, जो भी उसका डिग्री रहेगा उतने ही आपको रूट्स मिलेंगे 4. अगर इसकी डिग्री 4 है तो 4 रूट्स मिलेंगे आपको. सो अगर मैं इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोलूं तो इट विल बी m4 minus 2m cube plus 2m minus 1 equal to 0. ऐसा कुछ मिलेगा मुझे, है ना. So if I will d raised to it ना, ठीक है. So what it will be, ये ऐसे तो फैक्टर नहीं हो रहा है इसका गाइस. m raised to 4 अगर क्यूब में ले लूंगी, हाँ हो रहा है ना, नहीं पता नहीं, नहीं हो रहा है ऐसे फैक्टर. m raised to 4 2m cube plus 2m minus 1 equal to 0. सो हमें कुछ तो भी करना पड़ेगा. क्या कैसे फैक्टर कर सकते हैं, अच्छा तुम बताओ. फैक्टर तो तुम्हें भी आता होगा ना, यू आर इन एमएससी. टेल मी नाउ, इट इज योर टास्क टू टेल मी. कम ऑन, मुझे इसके रूट्स फाइंड करके बताओ. दैट्स इट. टेल मी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. Ma'am, if we consider 1 as the root of the equation, we are getting it 0, and then by synthetic division we can वेरी नाइस. find the other. या वेरी गुड. दैट इज द ओनली वे. बाकी भी होंगे, आई डोंट नो, बट हाँ मतलब वी आल्सो डू बाय द सेम वे. बिकॉज और कौन सा तरीका है, क्योंकि क्वाड्रेटिक का वी हैव ईदर द डिस्क्रिमिनेंट वाला और द मिडिल टर्म स्प्लिट वाला.
तो इस वाले इक्वेशन के अगर मोर देन इतना है तो हम लोग पहले क्या करते हैं, चेक करते हैं, मतलब 1 -1 पुट करके, या फिर देन 2, और तो कोई ना कोई उसको सेटिस्फाई कर ही देता है 1 से लेके 2 तक का, समटाइम 3 ऑल्सो. सो हियर इफ आई एम पुटिंग ये दैट यू विल चेक रैंडमली. तो जैसे अगर मैं 1 पुट कर One देती by one we are getting one. हूँ, हाँ ये 0 आ रहा है, तो मतलब m इक्वल टू 1 इज 1 रूट, है ना. तो क्या लिखेंगे हम, 1 रूट ऑफ दिस इक्वेशन. तो अभी क्या होता है, सिंथेटिक डिविजन होता है, इसके ना कोएफिशिएंट लिखते हैं हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में. m4 का कोएफिशिएंट 1 है, फिर -2 है, फिर अच्छा स्क्वायर वाला नहीं है, ध्यान से देखना यहाँ पे स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो यू विल पुट 0 इंस्टेड ऑफ दिस स्क्वायर. हाँ, क्योंकि हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में, एंड दैट टू विद अ प्रॉपर डिक्रीजिंग ऑर्डर. हाँ, इट शुड बी लाइक m4 m3 m2 m1, मतलब ओनली m एंड देन द कांस्टेंट टर्म. तो यहाँ पे m स्क्वायर का कोई भी टर्म नहीं है, सो व्हाट यू विल डू, यू कांट स्किप दैट, यू विल पुट 0 ओवर देयर, and then 1 and then -1 along with the sign of the coefficients you will put. So अगर 1 इक्वल टू हमारे पास एक इसका रूट है, तो पहले तो मैं इस 1 को एज इट इज कॉपी करूंगी, ये वाला जो इसका फर्स्ट वाला 1 है, देन 1 into 1 दैट इज 1. ये आपको पता ही होगा, सिंथेटिक डिवीजन में क्या एक्सप्लेन करूं. तो दिस इज -1, -1 into 1 is -1, तो you will get -1. You keep on adding the terms over here. ठीक है, उसके बाद -1 into 1 is -1, अगेन यू विल गेट 1, 1 into 1 is 1, you will get 0. तो ये लास्ट वाला टर्म को हम डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो 0 ही आना चाहिए उसको वैसे भी. सो आपको क्या लिख सकते हो, m इक्वल टू 1 इज 1 रूट, तो इसका फैक्टर क्या होगा फिर, m+1 होगा कि m-1 होगा. द फैक्टर विल बी m-1, इजंट इट, मतलब इसको अगर इस साइड लेके आऊंगे तो -1 ही होगा. एंड बाकी इसको फिर हम कैसे लिखेंगे, डिक्रीजिंग पावर ऑफ m. एक रूट m आ गया आपका, तो अभी बचा कितना 3, तो क्या हो जाएगा m³ माइनस m² माइनस m+1 इक्वल टू 0. मतलब मैंने ये टर्म्स थे, आई हैव टेकन देम एज अ कोएफिशिएंट ऑफ माय क्यूबिक इक्वेशन. सो ये मेरी क्यूबिक इक्वेशन बन गई. अब मैं क्या करूंगी, m-1 तो है, यहाँ से m² कॉमन लूंगी, तो m-1 -1 इफ आई टेक कॉमन, सो आई गेट दिस वन. सो m-1 m² -1 m-1 इक्वल टू 0. ओ नाइस, मतलब हम लोग को पता चलेगा ना. तो m इक्वल टू देखो 1 1 1 -1 -1, क्योंकि ये समझा ना कैसे हुआ, m² -1 इक्वल टू 1 है, तो इट विल गिव मी +-1 2 रूट्स. सो यहाँ से मुझे एक माइनस मिलेगा, बाकी 3 प्लस मिलेगा. तो डेफिनेटली जितना डिग्री होगा उतना ही हमें ये मिलेगा, जितना उसका ऑर्डर रहेगा उतना ही हमें रूट्स मिलेंगे, दैट इज 4 रूट्स मिले. नाउ इसका जनरल सोल्यूशन बताओ क्या आएगा. जनरल सोल्यूशन अगर चाहिए तो आप पहले -1 को ले लो रूट 5 1 में सीधे पहले. अब क्या करोगे इसके बाद, प्लस अभी ये 3 रूट आपके पास, दैट टू सेम रूट्स. सो व्हाट यू विल डू, 5 2 y plus x. अब नेक्स्ट क्या होगा, 5 3 y plus x, दैट्स इट, और समथिंग एल्स हैज टू बी डन. यहाँ पे x होता है ना, Yes, ma'am. क्योंकि ये तीनों रूट सेम है, सो आई विल अप्लाई द सेम वाला कंडीशन की, अगर 3 रूट सेम है तो हम क्या करते हैं, तो ये हो जाएगा. प्लस नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x² 5 4, क्योंकि oh what is this, something has happened, तो गड़बड़ कर दिया मैंने. हाँ, we need to wait, it is not responding. मेरा स्क्रीन विजिबल है तुम लोगों को, something is happening with this. Wait, हाँ. क्या हो गया इसको, गोल गोल ही घूम रहा है तब से, पता नहीं मैंने कुछ तो गलती से प्रेस कर दिया था. हाँ, तो आप लोग लिख लो उसको, x² 5 ऑफ क्या हो जाएगा y plus x, मतलब पहले तो आपका ओनली y plus x आएगा, फिर x इंटू दिस, क्योंकि 3 रूट रिपीट हो रहे हैं, तो दैट्स व्हाई यू विल गो अप टू x² तक का. आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस, है ना. बट इसको क्या हो गया भाई, एक सेकेंड, should I close this and then reopen?
some glitches there. What's wrong with this man? एक मिनट में इसको हटा रही हूँ, क्लोज द प्रोग्राम, दोबारा ओपन करती हूँ, फिर से मुझे शेयर करना पड़ेगा आई गेस। Okay, now let me open this again. Can you see the screen now? Yes, ma'am. Okay, चलो, तो ये मैं हम लोग क्या बात कर रहे थे that you will have this x phi 3 y plus x. Okay, so this is a general solution. Now the fourth term will be x square phi 4 y plus क्या हो जाएगा x हो जाएगा. That's it. So this is your final answer. So that was all about the general solution. अभी क्या था, आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा, ये हम लोग को क्या था, राइट हैंड साइड सभी का क्या था, जीरो था. Every equation we have taken by now, on in that type of equation we were having the right hand side zero. ठीक है, बट अब क्या है, अगर मुझे ऐसा कुछ इक्वेशन आता है, मतलब अगर मुझे मिल रहा है कोई इक्वेशन जिसमें जो f ऑफ एक्स वाई था ना वो जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे को काय के फंक्शंस मिलते हैं, f ऑफ f डैश के फंक्शन मिलते हैं, एंड हियर सम z इज देयर. ठीक है, एंड राइट हैंड साइड में मेरे को कोई अगर f और f ऑफ x y का कोई फंक्शन है, तो मेरा जो, तब मुझे इन दैट केस व्हाट आई विल हैव टू डू, आई विल हैव टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल. इट इज कॉल्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल. ओके, तो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, पर्टिकुलर. अभी देखो, CF तो फाइंड करना ही पड़ेगा, वो तुम्हें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देगा, और राइट हैंड साइड के आंसर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना पड़ेगा. सो हाउ टू फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल, देयर आर लाइक suppose this fx, now finding the pi. तो इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा ना गाइस, इसका जनरल सोल्यूशन, अगर यहाँ पे f ऑफ एक्स वाई आपका नॉन जीरो है, मतलब ये जीरो नहीं है, सो इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा दैट विल बी गिवन बाय z इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, इन दोनों के सम के बराबर होगा. इजंट इट, ये होता है ना, दोनों के एडिशन के बराबर होता है आपका दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल, दिस जनरल सोल्यूशन. सो अब मेन काम है, CF तो हमने फाइंड करना देख लिया है हर टाइप के क्वेश्चन का, तो अभी पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड करेंगे, तो फाइंडिंग PI. ठीक है, सो फाइंडिंग PI है. अब नाउ व्हाट, लाइक देयर विल बी सम केसेस डेफिनेटली. सबसे पहले है fx अगर किस फॉर्म का हो, if fx, y is in the form of ax plus by, मतलब ऐसे मतलब x और y के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में अगर होता है तो क्या होगा. एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट इज ओनली ax, f ऑफ ax मतलब sin ax plus by भी हो सकता है ना, ओनली ax plus by की पावर 4 भी हो सकती है, एनीथिंग, मतलब वो फंक्शन होगा इस फॉर्म में, इस टर्म में, ax plus by के टर्म में. सो इन दैट केस व्हाट हैपन, आपका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा, and let f of b comma d dash be homogeneous function of d and d dash of डिग्री कितना होगा, n. then तो उस केस में आपको कैसे मिलेगा PI, f d comma d dash, ये 5:n मतलब उसका डिग्री n है, 5:n. एज आई टोल्ड यू कि मुझे किसके फॉर्म में मिलना चाहिए, ax plus bi के फॉर्म में, तो दिस विल बी 1 ऑफ f a कॉमा b. सीधे आप क्या कर दोगे, d को रिप्लेस कर दोगे a से, और d डैश को रिप्लेस कर दोगे b से. ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 ऑफ ax प्लस क्या हो जाएगा by. दिस विल गिव यू द पर्टिकुलर इंटीग्रल. आर यू क्लियर? मतलब अगर ऐसा फॉर्म अगर आपको आता है तो प्रोवाइडेड, इस पर यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रोवाइडेड f ऑफ d, d डैश, सॉरी दिस a, b, जब आप रिप्लेस कर रहे हो ना,
तो वो कैसा नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। पता चला आप लोग रिप्लेस कर रहे हो और 0 वैल्यू, कभी कभी ऐसा होता है, हम अभी क्वेश्चंस करेंगे तो यू विल गेट टू नो। तो अगर 0 आ गया देन यू कांट लाइक, उस केस में फिर आप लोग क्या नहीं कर सकते, इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये प्रोवाइडेड, मतलब द कंडीशन इज अगर f of a comma b नॉन जीरो है देन ओनली यू विल अप्लाई दिस वन फॉर फाइंडिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है। सो नाउ सेकंड क्या है, अगर सेकंड वाले में अगर आपको 0 मिलता है तो उस केस में क्या होगा? सपोज यू आर हैविंग 0, राइट? एक सेकेंड ना, सो अब आपने ये तो लिख लिया, मतलब व्हाट यू हैव रिटन लाइक दिस वन, यहाँ तक आप पहुंच गए, लेकिन आगे इसको कैसे सॉल्व करने का है? तो व्हाट यू विल डू, द अनदर फॉर्मूला इज गिवन ओवर देयर, दैट इज d कॉमा d डैश फाई ऑफ v। आप क्या पुट कर दोगे, ए एक्स प्लस बी वाई को आप लोगे v, सो फाई ऑफ v इक्वल टू क्या होता है, 1/f(a, b), मतलब डी और डी डैश को a से रिप्लेस कर दिया, एंड दिस विल बी इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ पे रेस टू n है ना, तो ऑब्वियसली इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब जितनी आपकी डिग्री होगी डेरिवेटिव की, उतने आपको इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे टू सॉल्व दैट, है ना। यहाँ पे क्या था, f ऑफ a, b था ना, हाँ। तो यहाँ पे जैसे पावर n है, मतलब डेरिवेटिव की पावर n है, तो आपको n टाइम्स क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। ठीक है, क्योंकि आपको इवेंचुअली किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 1/f(d, d) फाई ऑफ ax प्लस by की। अभी नाउ मैंने ax प्लस by को ही कंसिडर कर लिया है, थोड़ा उसको शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि ax प्लस by बार बार पुट करोगे तो इट विल बिकम लेंथी। सो व्हाट यू विल बी अ फाइनल आंसर, f ऑफ ax प्लस by तो होगा, देखो यहाँ से अगर मैं ये डिग्री हटा, मतलब डिफरेंशिएशन हटाती हूँ, तो इस साइड राइट हैंड साइड पे मुझे क्या मिल जाएगा, उतना ऑर्डर का क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन मिलेगा। सो फाई ऑफ, इसकी जगह मैंने v लग दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने सिर्फ 5v बोला है, तो इट मीन मैंने यहाँ से जो ऑर्डर है, जितना भी ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है वो हटा दिया। तो राइट हैंड साइड में यू विल गेट f ऑफ 1/f ऑफ a, b एंड दिस वन 5v, एंड क्या हो जाएगा लास्ट में dv। अभी dv कितनी बार आएगा, जितना इंटीग्रेशन होगा उतना dv भी आएगा आपका। तो इसको आपको इंटीग्रेट करना है एंड देन यू विल फाइंड द आंसर, सिंपल। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है दैट इज रेस टू n, मतलब जैसे डेरिवेटिव का पावर 2 हो गया, डेरिवेटिव का पावर 3 हो गया, तो 3 टाइम डेरिवेटिव करना। तो सिमिलरली यहाँ पे n टाइम डेरिवेटिव है। सो मेरे को लेकिन डेरिवेटिव नहीं चाहिए अपने आंसर में, ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इस डेरिवेटिव को हटाने के लिए मुझे राइट हैंड साइड में क्या पुट करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। ओके, एंड वो कितने ऑर्डर का होगा, जितना ऑब्वियसली जितनी उसकी डिग्री होगी उतना ही बार मुझे उसको इंटीग्रेट, 2 अगर डिग्री, जनरली हमारी डिग्री 2 ही होती है, तो 2 डिग्री हुई तो मैं क्या करूंगी, 2 बार इंटीग्रेट करूंगी, 3 डिग्री हुई तो 3। मेरे फैन को क्या हो गया, पागल हो गया फैन का आवाज मेरे को कभी कभी। ठीक है, तो दिस इज द वे, अंडरस्टूड ना ये वाला। अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तो यू विल बेटर अंडरस्टैंड देन, अभी फिलहाल के लिए नोट कर लो। उसके बाद सेकंड है, ये तो क्या था, फर्स्ट में क्या था, अगर आपका ये 0 के बराबर नहीं है, तो सेकंड केस क्या है, अगर आपने ये रिप्लेस किया और वो 0 आ गया, फिर क्या करोगे उस केस में, है ना। सो दिस इज f, अगर आपने a, b किया और ये 0 के बराबर आ गया, तो इन दैट केस योर आंसर विल बी 1/bd माइनस ad डैश। इस फॉर्म में होगा ना, तभी तो 0 आएगा, क्योंकि आपको क्या बोला है, b की जगह पे क्या पुट कर दो, d की जगह पे a, तो ये ba माइनस ab हो जाएगा ना, 0 ही आएगा। इसी फॉर्म में आपका जो गिवन फंक्शन रहेगा वो रहेगा, दिया रहेगा फाई ax प्लस बी वाई इक्वल टू, इसका ही फॉर्मूला याद रखना, x रेस टू n b रेस टू n फैक्टोरियल फाई ऑफ ax प्लस बी वाई। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग अप्लाई कर, बट यू शुड नो कि क्या लिखना है, x और y में ऊपर आपको x लेना है, नीचे आपको a और b में b लेना है, और जो डिग्री होगी उसका फैक्टोरियल लेना है, तो दैट इज द फॉर्मूला। तो अगर 0 के बराबर नहीं है तो फर्स्ट फॉर्मूला, 0 के बराबर है तो सेकंड फॉर्मूला फॉर द pi। इज दैट क्लियर और नॉट? जस्ट डू दिस, फिर हम क्वेश्चन करेंगे तो यू विल बेटर अंडरस्टैंड। पहले लिख लो।
डन एवरीवन? चलो क्वेश्चंस करते हैं तो सब समझेगा। एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं। हाँ, पहले तो बेसिक सा कोई एग्जाम्पल, जैसे कि आपको क्या गिवन है। डी स्क्वायर प्लस 3 डी डैश प्लस 2 डी डैश स्क्वायर z इक्वल टू क्या है, x प्लस वाई। ठीक है, तो आपका जनरल सोल्यूशन क्या होगा? व्हाट आई टोल्ड यू दैट जनरल सोल्यूशन इज सी एफ प्लस पी आई, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो क्या हो जाएगा सी एफ इसमें? सबसे पहले तो हमें सी एफ निकालना पड़ेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। इट इज नाउ, इसको हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है ये वाला पोर्शन। तो क्या हो जाएगा, m प्लस 1 m प्लस 2 इक्वल टू 0। आई थिंक ये इसके फैक्टर आएंगे। सो यू विल हैव द रूट्स m इक्वल टू 1, सॉरी -1 -2। सो आपका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या है फिर आपका, फाई 1 सॉरी y माइनस एक्स प्लस फाई 2 y माइनस 2x। ये आपका क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। यहाँ तक तो बताइए आपको। अब आते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल पे। ठीक है, तो पी आई कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड दिस पी आई। अभी देखो, इसको आप लोग ये पूरा किसका फंक्शन है, डी और डी डैश का फंक्शन है। ठीक है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या होता है, 1 अपॉन ये पूरे का पूरा फंक्शन हम लोग नीचे लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 3 डी डैश प्लस 2 डी डैश स्क्वायर। क्या होता है, ये लिख दिया आपने। और यहाँ पे क्या है, x x प्लस वाई, क्योंकि यही फंक्शन आपको गिवन है, तो यू विल राइट x वाई। नाउ इसको सॉल्व जब करेंगे तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, आई विल, अभी देखो एक्चुअली जो मेन था वो क्या था, ए एक्स प्लस डी वाई। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 1, और बी की वैल्यू भी कितनी है, 1। तो आई विल कंसिडर ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 1 फ्रॉम दिस। सो मेरा मेन टारगेट क्या था, देखो अगर पहले तो देख लेती हूँ, अगर ए और 1 और बी और 1 रख के 0 आ रहा, नहीं आएगा क्योंकि सारे के सारे प्लस हैं, तो प्लस में तो कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है क्योंकि 0 नहीं आ सकता। प्रॉब्लम को होता है जब कहीं पे माइनस हो तो एक दूसरे को कैंसिल करके 0 आ जाते हैं। तो यहाँ पे 0 का तो प्रॉब्लम नहीं है। तो हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है। देखो, what will be my particular integral, 1 upon f of a comma b, like I will replace this function, like d को a से और d dash को b से रिप्लेस कर दूंगी, और जितना उसका डिग्री है n का वैल्यू उतनी बार इंटीग्रेट भी कर दूंगी उसी को। तो देखो इसका ये क्या है, अभी डिग्री कितनी है, 2 है ना। तो इसका मतलब पहले तो यहाँ पे मैं रिप्लेस कर रही हूँ d को किससे, 1 से, प्लस 2d डैश को 1 से, प्लस 2d डैश स्क्वायर हो जाएगा, इंटू डबल इंटीग्रेशन v dv, क्योंकि अभी मेरा v क्या है यहाँ पे, वेयर माई v इज x प्लस वाई, यही होता है। इंटीग्रेट करने के लिए हम थोड़ा शॉर्टकट पड़ेगा करके ऐसे लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो दो x और y के टर्म्स में। तो ये कितना आ गया, 1 प्लस 2 प्लस 2, और इंटीग्रेशन ऑफ v, एक बार इंटीग्रेट करूंगी तो v स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा एंड dv। फिर एक और इंटीग्रेशन लेकिन बचा हुआ है, तो दिस इज 5, और अभी मैं दूसरी बार इंटीग्रेट करूंगी तो v क्यूब अपॉन क्या आ जाएगा, 3, और 1/2 तो पहले से ही था। ठीक है, यस और नो। तो कितना आ गया फिर, यस मैम। तो दिस इज, हाँ ऐसे कुछ, ठीक है, या हाफ, और v क्यूब का कितना आ गया, 3 आ गया, ये आ गया। तो आई विल मल्टीप्लाई दिस एंड आई विल हैव v क्यूब, 3 2 6 5 30, बट v क्यूब को लास्ट में रिप्लेस भी करना पड़ेगा किससे, जो उसका ओरिजिनल वैल्यू है। मैंने किसको v लिया था, x प्लस वाई को, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का क्यूब डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 30। दिस इज माई पी आई। तो मेरे को पी आई कितना मिल गया, x प्लस वाई क्यूब अपॉन 30। तो मेरा जनरल सोल्यूशन क्या होगा, जनरल सोल्यूशन z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो दिस विल गिव यू, सी एफ कितना है, सी एफ क्या था, y माइनस एक्स एंड y माइनस 2x। ओके, तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 ऑफ y माइनस एक्स प्लस 5 ऑफ y माइनस 2x प्लस x प्लस y का क्यूब अपॉन 30। तो दैट इज योर फाइनल आंसर। वाजंट इट सिंपल? अभी ये वैसे एक ही सम हुआ है, तो इट मे बी और मे नॉट बी सिंपल, बट या इट इज सिंपल। थोड़ा 2-3 सम करोगे तो यू विल गेट यूज्ड टू दिस।
सो बेसिकली आपको क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है अगर डी की जगह पे ए और डी डैश की जगह पे बी पुट करके आपका डिनोमिनेटर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 0 नहीं आ रहा है तो यू कैन डायरेक्टली गो अहेड एंड यू कैन इंटीग्रेट द फंक्शन, और जितना उसका डिग्री है उतने टाइम आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो। Are you all done? So let's have some other question. कल के लेक्चर के लिए आई गेस देयर इज अ कॉशी प्रॉब्लम एंड व्हिच इज टोटली थ्योरी। लेट्स सी if I will get some the proof and all of that, so I will definitely take. It is there, I think. मेरे को देखना पड़ेगा सिलेबस में है कि नहीं। नहीं तो we can start the third unit. We are almost done with the second unit. एक आधा टॉपिक कुछ रहा है मुझे लगता है, देखूंगी मैं आज। Otherwise we are done with the second unit as well. काफी जल्दी हो गया ना हमारा, मतलब हाँ, because back to back we are having lectures, so we are done with the second unit as well, almost 95%. So the next is कोई एक ऐसा फंक्शन, हाँ बस 0 नहीं होना चाहिए फिलहाल तो। डी स्क्वायर प्लस 3dd डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर, टू एक्स प्लस 3y। ठीक है, ये तो लेट्स स्टार्ट दिस क्विकली। तो पहले तो CF तो निकालना ही पड़ेगा। तो CF के लिए फॉर CF के लिए मेरा क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2। अच्छा तो सेम ही है ना, तो CF सेम ही आएगा गाइस। इसका सीधे लिख दूं क्या, ऊपर के जैसा दिख रहा है, ओनली इसने क्या किया है ना, इसको चेंज किया, बाकी पूरा सेम है। ठीक है, तो CF मैं ऊपर से देख रही हूँ कितना है इसका CF। देखो सेम ही था ना, हाँ। तो मतलब क्या हो जाएगा, 5(1) y माइनस एक्स प्लस 5(2) y माइनस 2x ही होगा। ठीक है, नाउ अब है हमारा पी आई कैसे फाइंड करेंगे, 1/d स्क्वायर प्लस 3dd डैश प्लस d डैश स्क्वायर, ये होता है। और यहाँ पे क्या होता है हम लोगों का, this side what I write generally, I write whatever is given on the RHS। ठीक है, तो RHS में जो भी given रहेगा f वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, 2x प्लस 3y। एक और चीज, हाँ आपको एक चीज बताना था, मतलब ये आप ना 1/d स्क्वायर अगर आपको यहाँ पे x दिया हुआ है ना, या फिर x क्यूब दिया हुआ है, तो तुम इसको ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हो, x क्यूब अपॉन 1/d। अपने मन से इस साइड लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं ला सकते उसको। आर यू गेटिंग मी? क्योंकि ये है आगे इसका ऑपरेटर लगा हुआ है ऑलरेडी, तो ये ऑपरेट करने के बाद ही आप उसको मतलब नॉर्मल तरीके से लिख सकते हो। या गेटिंग मी? एंड आपका अगर d का मतलब डिफरेंशिएशन होता है तो 1/d का मतलब आपका इंटीग्रेशन होता है, याद रखना। ठीक है, समटाइम्स आपको सीधे d मतलब क्या है, डेबा अपॉन डेबा x है, तो इंटीग्रेशन 1/d होगा तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा, दैट इज इट विल बी इंटीग्रेशन। ओके, तो आपको जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो यू मस्ट बी थिंकिंग कि, या फिर यू माइट थिंक कि यहाँ पे ये फंक्शन है, ये है तो भी हो गया ना। तो यहाँ पे ना आपको
ये जो फंक्शन का वैल्यू है, इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो यही है कि आपको ये जो a और b की वैल्यू है यहाँ पे लेट मैं इसको ले लेती हूँ 2x प्लस 3y इक्वल टू v ले लिया। a इक्वल टू कितना है यहाँ पे 2 और b इक्वल टू कितना है 3 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई विल रिप्लेस विद, तो इसको सॉल्व करने का ये तरीका है जो मैं RHS में अप्लाई करूंगी। तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर की जगह पे इट विल बिकम d मतलब 2 से रिप्लेस कर दूंगी, प्लस 3 इंटू डी इज 2 एंड d डैश इज 3 प्लस 2 d डैश स्क्वायर, इट मीन्स d डैश 3 का स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे ना एक्चुअली बहुत कम जगह, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 3 का स्क्वायर, हियर इट इज, and degree is 2, that's why I will integrate twice, and इसको मैं लिखूंगी v and dv and dv, because 2 टाइम इंटीग्रेशन है तो 2 टाइम्स वो लिखना भी पड़ेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो 1/4 प्लस 2 3 जा 6 6 2 जा 12 प्लस 3 3 जा 9 2 जा 18, ये v स्क्वायर है तो v क्यूब अपॉन 3 होगा एक बार इंटीग्रेट करूंगी तो, एंड दूसरी बार इंटीग्रेट ओ v स्क्वायर अपॉन 2 ना, क्यूब कैसे हो जाएगा, और दूसरी बार इंटीग्रेट करूंगी तो क्या हो जाएगा, मैम it will be 18 not 12. 3 3 are 9 into 2. हाँ हाँ हाँ, मैंने क्या मल्टीप्लाई किया न जाने। ओके, हाँ 3 3 is 9 and 2 is 12, and again if it is 3 का स्क्वायर है तो इंटू नहीं है, मतलब स्क्वायर है तो फिर वो भी सेम आएगा। 18 36 तो 40 आ गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, v क्यूब अपॉन 3 2 is 6, isn't it? तो ये हो जाएगा 1/40, और 40 इंटू 6 तो 240 लिख देती हूँ, एंड v क्यूब हो गया, तो वी कैन डायरेक्टली राइट v क्यूब अपॉन 240। सो v इज नथिंग बट 2x प्लस 3y, दिस क्यूब अपॉन कितना हो जाएगा 240, ठीक है, दिस इज pi, दैट्स इट। तो आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, सॉरी पर्सनल, ये सॉरी क्या बोलते हैं उसको, जनरल सोल्यूशन, general solution, this is z equal to cf plus pi, particular integral and complementary function। तो क्या हो जाएगा, cf तो मिला था आपको आई थिंक 5y minus x plus 5y minus 2x plus pi कितना है 2x plus 3y का होल स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 240, that's it। So this is your general solution। Ma'am, that's cube. Oh हाँ, by the evening na, and by the end of the lecture I get lost, kind of losted, since morning screen के सामने ना मैं बाद में मुझे कुछ दिखता ही नहीं है, what is going on and what I am writing this way, so please excuse me these silly mistakes, है ना। तुम लोग भी करते हो ऐसे silly mistakes, Yes, ma'am. है ना, हो जाता हो पता नहीं कैसे। और तुम्हारे लेक्चर शाम को रहते हैं ना, तो फिर वो दिन में फिर 2-3 तो होते हैं, कम से कम 3 या 4 कॉलेज के, क्योंकि FOI अभी खत्म नहीं हुआ है ना, वो लेट चालू हुआ था ना ये कोविड के चक्कर में। So by the evening and by the end of the MSc lecture that happens। Okay, so you understood ना क्या है सीन। तो थोड़े और क्वेश्चंस मैं कर लूंगी, और मैं देखती हूँ इसमें कुछ और बचा हुआ है तो we will do, and otherwise we will continue the next one। So फिर कल फ्राइडे है ना, हाँ, तो सैटरडे को we will take a holiday, आराम वाली छुट्टी। Okay, so I'll let you know कल या फिर परसों, दो में से किसी एक दिन लेक्चर लूंगी। I have some couple of work over there, तो वो देखती हूँ मैं कभी मैं कंप्लीट कर पाती हूँ, या तो कल या तो फिर परसों लेती हूँ, ठीक है। ओके एवरीबॉडी, तो Okay. Thank अंडरस्टूड you, ma'am. हाँ। So I hope कि you are clear with the second order, because we are almost done, almost done। I'll check whether something is there or not, otherwise we are done। So it was nice, I think, because classification was good, then characteristic equation part was good, and then वो थोड़ा सा lengthy था, कौन सा वाला, normal form, again I am telling you that is also known as normal form।
canonical form and normal form both are same, because in your syllabus I have seen that normal is mentioned, that word. So you may get confused ki ye kya hai. So that is normal and canonical, both are same. Okay. So that's it for today then. See you either tomorrow or the day after tomorrow. I'll schedule the lecture. ठीक है? Till then आप लोग second unit complete करके रखो, क्योंकि हम लोगों का next week 15 को I will put you internal of this one. I'll keep you internal of second unit. Okay, तो एक हफ्ता आपको मिल रहा है पढ़ने को, तो you just go through that. Okay, guys. Okay, ma'am. Thank you. Yeah, thank you, ma'am. Bye bye. See you.